मेरे ख्याल में ग्रीक सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे रिच सिविलाइजेशन है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन ने दुनिया को पोइट्स, हिस्टोरियंस, स्टेटमैन, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियन और डेमोक्रेसी की सूरत में एक पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड किया। इस तरह दुनिया को इंटरटेनमेंट के लिए ओलंपिक्स गेम्स की सूरत में एक तोहफा दिया। तो अगर इन चीजों को हम देखें तो ग्रीक सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे रिच सिविलाइजेशन है, क्योंकि आज भी ये प्रैक्टिसेस दुनिया में मौजूद हैं और इनके आइडियाज को आज भी लोग पढ़ रहे हैं और इन आइडियाज से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइमलाइन को देखेंगे और यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है ग्रीक सिविलाइजेशन का। इसमें हम मेजर इवेंट्स और पीरियड्स को देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम ग्रीक सिविलाइजेशन से रिलेटेड पोइट, हिस्टोरियंस, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियन, इस तरह डेमोक्रेसी, ओलंपिक्स गेम्स, इन सारी चीजों को हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्रीक सिविलाइजेशन को समझने से पहले आपको एंशिएंट ग्रीस के जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। एंशिएंट ग्रीस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स, और ये आइलैंड्स जो थे इनकी तादाद 1000 से ज्यादा थी, और यही वजह थी कि यहां पर फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी सामने आया। सिटी स्टेट्स यहां पर बन गए, यानी अगर हम देखें तो एक सिटी स्टेट के अंदर लोग एक कम्युनिटी की तरह रहते थे, इस तरह दूसरे स्टेट के अंदर, और इन सारे सिटी स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स थे, यानी लोग डिफरेंट तरीके से अपने सिस्टम्स को चला रहे थे। बाज जगहों पर फिर अलायंस भी बनता है और ये इनकी खूबसूरती का राज था। साथ में जितने भी स्टेट्स थे उन सबको एक्सेस हासिल था मेडिटेरेनियन सी तक, और इसी वजह से वो सारे एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके के साथ रहते थे, यानी ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे। लेकिन बाद में फिर जब इनके दरमियान अलायंसेस पैदा हो गए तो फिर इन अलायंसेस की वजह से ये ग्रीक सिविलाइजेशन कमजोर पड़ जाती है, और फिर इनके दरमियान जो रिवलरी की वजह से इसका फायदा मैसिडोनिया को पहुंचता है, जिसकी वजह से फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करते हैं, इस इलाके को कब्जे में लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन की इब्तिदा होती है 3000 बीसीई में। उस वक्त एक मिनोन सिविलाइजेशन पाई जाती है ऑन अ ह्यूज ग्रीक आइलैंड कॉल्ड क्रीट। एक ग्रीक आइलैंड था जिसका नाम क्रीट था, वहां पर एक सिविलाइजेशन थी जिसको हम मिनोन सिविलाइजेशंस कहते हैं, और ये 3000 बीसीई पुरानी सिविलाइजेशंस थी। मिनोन सिविलाइजेशन बरकरार रहती है 3000 बीसीई से लेकर 1200 बीसीई तक। मिनोन सिविलाइजेशन के बाद फिर ग्रीक सिविलाइजेशन का डार्क एज शुरू हो जाता है, और यह डार्क एज बरकरार रहता है 1200 बीसीई से लेकर 750 बीसीई तक। इसको हम कहते हैं डार्क एजेस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। इन सिविलाइजेशन का खात्मा होता है, लेकिन इसके बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। बाज लोग कहते हैं कि लावा इरप्शन की वजह से इन सिविलाइजेशंस का खात्मा हुआ, बाज लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से इनका खात्मा हुआ। इस तरह इन पर कहत भी आता है, और यहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे आइलैंड्स पर, और इस वक्त में इनकी आबादी में बहुत कमी आ जाती है, और इस तरह इनका ट्रेड और कॉमर्स भी अफेक्ट हो जाता है। इस दौर में इनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, इसलिए इस एज को हम डार्क एज कहते हैं। डार्क एज और डार्क एजेस ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन ये बरकरार है 1200 बीसीई से लेकर 750 बीसीई तक। इसी डार्क एज में 776 बीसीई में क्या होता है, ग्रीक सिविलाइजेशन में ग्रीस के एक आइलैंड पर ओलंपिया में ओलंपिक गेम्स की इब्तिदा होती है, और आज भी ओलंपिक गेम्स के इवेंट्स पूरी दुनिया में मुनक्किद किए जाते हैं, यानी ये कंटिन्यूएशन है उसी ओलंपिक गेम्स का जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन में शुरू हुई थी। डार्क एज का खात्मा कब होता है, 750 बीसीई में। 750 बीसीई में क्या होता है, सिटी स्टेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सिटी स्टेट्स किसे कहते हैं, चूंकि मैंने पहले जिक्र किया कि ग्रीस जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स, तो हर आइलैंड पर जो लोग रहते थे वो एक स्टेट बनाते थे, एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाते थे जिसको वो सिटी स्टेट्स का नाम देते थे, और ग्रीक लैंग्वेज में उसको पोलियस या पोलिस कहा जाता था। और इन ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं वो एथेंस हैं, स्पार्टा, इस तरह कोरिंथ और थीब्स। और भी सिटी स्टेट्स थे, यानी 1000 से ज्यादा आइलैंड्स थे, तो इन पर सिटी स्टेट्स मौजूद थे, यानी इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन इनमें ये दो तीन जो सिटी स्टेट्स हैं ये बहुत मशहूर हैं, और इनमें जो लार्जेस्ट सिटी स्टेट थी वो स्पार्टा थी। और यहां से फिर डेमोक्रेटिक आइडियाज की इब्तिदा हो जाती है, क्योंकि उस आइलैंड्स पर जितने भी लोग रहते थे वो उस सिटी स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स में हिस्सा लेते थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और यहां से फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आगाज हो जाता है जब लोग बराह रास्त मुल्क या किसी स्टेट के अफेयर्स में हिस्सा लेते हैं। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे शुरू हुआ, ये ग्रीस के जियोग्राफी का कमाल था कि चूंकि आबादी कम थी और ये सिटी स्टेट्स आइसोलेटेड थे, ये आइलैंड्स की सूरत में थे, तो इसलिए यहां पर मुमकिन था कि लोग
सिटी स्टेट या स्टेट के अफेयर्स पर डायरेक्ट अपने ओपिनियन को पेश करें और स्टेट के अफेयर्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और इसी 1750 बीसीई में क्या होता है, फिनिशियन अल्फाबेट्स का आगाज होता है। ये फिनिशियन अल्फाबेट्स क्या है, इससे पहले लीनियर बी अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते थे। ये लीनियर बी अल्फाबेट्स क्या थे, लीनियर बी अल्फाबेट्स में ये था कि उसमें एक सिलेबल को एक कैरेक्टर लिया जाता था, यानी कॉन्सोनेंट और वावल साउंड अलग से ट्रीट नहीं किए जाते थे, इनके कॉम्बिनेशन को एक कैरेक्टर लिया जाता था। जबकि फिनिशियन अल्फाबेट्स में फिर क्या हुआ, इसी दौर में वावल इंट्रोड्यूस हुए, यानी वावल को सेपरेट रखा गया, कॉन्सोनेंट को सेपरेट रखा गया, और इस तरह फिर इनके मजमूए को सिलेबल कहा जाता था। यानी आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं इसकी इब्तिदा यहां से होती है, इसके बाद फिर लैटिन भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। इसी दौरान 750 बीसीई में क्या होता है, एक ग्रीक पोइट होते हैं जिसका नाम है होमर। होमर के बारे में कहा जाता है कि वो एक ब्लाइंड मैन थे, यानी वो अंधे थे। उसने दो मशहूर नज़में लिखी हैं जो कि लिटरेचर में बहुत मशहूर है। पहला है इलियड और दूसरा है ओडेसी। यानी पहली मर्तबा शायरी का आगाज हुआ और वो भी रिटन फॉर्म में। 1750 में चूंकि सिटी स्टेट्स बनना शुरू हुए थे। 595 बीसी में क्या होता है, एक एथेनियन लॉ मेकर होते हैं जिसका नाम सोलन था। सोलन क्या करते हैं, एथेंस को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं और इस तरह डेमोक्रेसी की इब्तिदा होती है 595 बीसीई में। कहां पर, एथेंस में। एथेंस जो है ये एक सिटी स्टेट था, किसका, ग्रीस का। और इसके साथ फिर डेमोक्रेटिक आइडियाज सिटी स्टेट्स में फैल जाते हैं। डिफरेंट सिटी स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन यहां पर एक खूबसूरत बात यह थी कि सिटी स्टेट्स के अंदर लोग स्टेट के अफेयर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, यानी डायरेक्ट वोटिंग होती थी, और इसको फिर हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आजकल चूंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि हर स्टेट की आबादी ज्यादा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है कि हर मसले पर लोग बराह रास्त अपना ओपिनियन पेश करें, अपनी राय दें। और इस तरह फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इवॉल्व होकर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में तब्दील हुई। यानी आजकल दुनिया में जो जहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये असल में क्या है, प्रोडक्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जिसकी इब्तिदा हुई थी एथेंस में, ग्रीस में। 490 बीसीई से लेकर 479 बीसीई, इस दौरान क्या होता है, पर्शियन वार की इब्तिदा होती है। ये पर्शियन वार्स क्या है, ये वार्स पर्शियन अंपायर और ग्रीक सिटी स्टेट्स के दरमियान लड़ी गई 490 बीसीई से लेकर 479 बीसीई तक। और इस दौरान फिर जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, इनके लीडर कौन थे, ये दो सिटी स्टेट, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा लैंड पावर थी और एथेंस नेवल पावर, और ये दो स्टेट्स बाकी स्टेट्स को लीड कर रही थी अगेंस्ट पर्शियन अंपायर। और फिर इन पर्शियन वार्स में जीत किसकी होती है, ग्रीक सिटी स्टेट्स की। इन पर्शियन वार्स को हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्ट्रीज में लिखा है, और यहां से फिर हिस्ट्री की इब्तिदा होती है रिटन हिस्ट्री की। हेरोडोटस को इसलिए हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी हिस्ट्री को रिटन फॉर्म में नहीं लिखा था, और इसने अपनी इस किताब हिस्ट्रीज में पर्शियन वार्स का जिक्र किया है। हिस्ट्रीज ग्रीक लैंग्वेज में इंक्वायरीज को कहते हैं। हेरोडोटस क्या करते थे, वो लोगों से इंक्वायरी करते थे, यानी लोगों से इसके बारे में पूछते थे, लोगों की कहानियां सुनते थे। इसी तरह उसने खुद भी सफर किया, ट्रेवल किया, और पर्शियन वार्स के बारे में उसने मालूमात गैदर की और अपनी किताब में ये चीजें लिखी। इसलिए हेरोडोटस को हम द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। 447 बीसीई में क्या होता है, वर्क बिगिंस ऑन पार्थेनन इन एथेंस। एथेंस में एक आर्किटेक्चर है, इसको हम पार्थेनन भी कहते हैं या इसको हम टेंपल ऑफ एथीना भी कहते हैं। और ये क्या है, ग्लोरी को शो करता है, एथेंस के ग्लोरी को। आजकल भी टूरिस्ट जाते हैं और इस पार्थेनन को देखते हैं एथेंस में। ये उस वक्त का आर्किटेक्चर है। 431 बीसीई से लेकर 440 बीसीई, इस दौरान फिर क्या होता है, पेलोपोनेशियन वार की इब्तिदा होती है। और फिर इसी पेलोपोनेशियन वार की वजह से ग्रीक सिटी स्टेट्स के दरमियान जो इतिहाद और इत्तेफाक था वो कमजोर पड़ जाता है, और फिर इसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू होता है। ये पेलोपोनेशियन वार किसके दरमियान था, स्पार्टा और एथेंस के दरमियान। स्पार्टा ने अपना अलायंस कायम किया था, उसको पेलोपोनेशियन लीग कहते थे, जबकि एथेंस ने अपना अलायंस कायम किया था, उसको डेलियन लीग कहते थे। इसी पेलोपोनेशियन लीग और डेलियन लीग के दरमियान ये जंग लड़ी गई 431 बीसीई से 404 बीसीई तक, यानी 27 साल ये जंग लड़ी गई। और इसी जंग को एक अनदर हिस्टोरियन है, ग्रीक हिस्टोरियन तुसिडीडीज ने इसको अपनी किताब में लिखा है। उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार।
और इसने इस 27 साल जंग के पहले 21 साल को अपनी किताब में लिखा है। उसके बाद तुसिडिडीज की डेथ हो जाती है और फिर इस जंग के आखिरी 7 साल को एक अनदर ग्रीक हिस्टोरियन है जेनोफोन, वो अपनी किताब हेलेनिका में लिखते हैं। यानी पहले 21 साल तुसिडिडीज ने लिखे हैं इस पेलोपोनेशियन वार के, जबकि आखिरी 7 साल जेनोफोन ने लिखे हैं अपनी किताब हेलेनिका में। तो यहां पर अगर आप देखें, सबसे पहले हिस्ट्री को रिटन फॉर्म में लिखने की इब्तिदा किसने की? हेरोडोटस ने। उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं तुसिडिडीज के बाद जेनोफोन, इसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है और ये इनके 3 फेमस हिस्टोरियंस हैं। हेरोडोटस ने अपनी किताब में पर्शियन वार्स की हिस्ट्री लिखी है, जबकि तुसिडिडीज और जेनोफोन ने अपनी किताब में पेलोपोनेशियन वार्स का जिक्र किया है। इसी दौरान फिर फेमस ग्रीक फिलोसोफर सुक्रेटिस पैदा हो जाते हैं और फिर सुक्रेटिस क्या करते हैं, वो फिलोसॉफिकल आइडियाज को प्रमोट करते हैं। यानी वो लोगों से कहते हैं, नौजवानों से कहते हैं कि आप अथॉरिटी को क्वेश्चन करें, इसी तरह आप ट्रेडिशन को क्वेश्चन करें, बिलीफ को क्वेश्चन करें। यानी वो फिलोसॉफिकल आइडियाज को वो पिलाते हैं। यहां से वेस्टर्न फिलोसफी की इब्तिदा होती है और सुक्रेटिस का ताल्लुक एथेंस से था। आप एथेनियन फिलोसोफर थे और इसी जुर्म में फिर सुक्रेटिस को जहर का प्याला दिया जाता है। उस वक्त एक ज्यूरी उसको डेथ सेंटेंस देती है और उस वक्त डेथ सेंटेंस क्या थी कि जहर का प्याला दिया जाता था। यानी सुक्रेटिस जहर का प्याला पीते हैं लेकिन अपने आइडिया से पीछे नहीं हटते, अपना मुल्क नहीं छोड़ते, बल्कि जहर का प्याला वो चूज करते हैं और इसी तरह उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद फिर सुक्रेटिस के आइडियाज को आगे कौन प्रमोट करता है? प्लेटो, एरिस्टोटल, और इस तरह फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी की इब्तिदा हो जाती है और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। आज भी लोग इसको पढ़ते हैं और इन आइडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। 336 बीसीई में क्या होता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट असेंडेड टू द थ्रोन। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन थे? ये मैसिडोनिया के रूलर थे, फिलिप II, ये उसके बेटे थे। चूंकि पेलोपोनेशियन वार्स की वजह से स्पार्टा और एथेंस कमजोर पड़ जाते हैं और फिर मैसिडोनिया के रूलर फिलिप II इसी पेलोपोनेशियन वार का फायदा उठाते हैं और फिर वो अपनी अंपायर को वसी करते हैं। मैसिडोनिया से उसकी इब्तिदा होती है। 336 बीसीई में क्या होता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट उस थ्रोन यानी उस तख्त पर बैठ जाते हैं, फिलिप II के थ्रोन पर। यानी फिलिप II के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट रूलर बन जाते हैं मैसिडोनिया के और फिर ये अपनी अंपायर को वसी करते हैं, पूरी ग्रीक टेरिटरी को अपनी लपेट में लेते हैं। इसी तरह वो इजिप्ट तक जाते हैं, एशिया माइनर तक, और यहाँ इंडिया तक वो पहुंच जाते हैं। यानी एक ग्रेट अंपायर वो कायम करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट 1332 में इजिप्ट को कब्जे में लेते हैं और इजिप्ट में एक शहर की बुनियाद रखते हैं, उसको वो अलेक्जेंड्रिया का नाम देते हैं। उसके बाद 327 बीसीई में अलेक्जेंडर यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी बरे-सगीर तक, और पंजाब पर हमला करते हैं। यहां पर एक बादशाह होते हैं जिसका नाम किंग पोरस था। किंग पोरस से उनका मुकाबला होता है जहलम रिवर के किनारे और फिर यहां पर हिस्टोरियंस कहते हैं कि किंग पोरस ने इनका मुकाबला किया था। यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट को इसका अंदाजा हुआ था कि इसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, जबकि बाज़ मौरखीन कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किंग पोरस के साथ मफाहमत का रास्ता अपनाया और फिर यहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जहलम रिवर के लेफ्ट बैंक पर 2 शहर बसाए। पहला शहर था नाइसिया और दूसरा ब्यूसीफेला। ये दूसरा शहर जो है ब्यूसीफेला, ये उसने अपने घोड़े के नाम पर रखा है। उसके घोड़े का नाम था ब्यूसीफेलिया, इसी नाम से उसने इस शहर का नाम रखा ब्यूसीफेला। यहां से जब वो वापस चले जाते हैं और बेबलोन तक पहुंचते हैं, यानी मॉडर्न डे इराक में, वहां पर अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है 322 बीसीई में और उसके डेथ के बाद उसकी अंपायर उनके जनरल्स में तकसीम हो जाती है और हर जनरल अपने आप को फिर इंडिपेंडेंट तस्वर करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद से लेकर 31 बीसीई तक, यानी ये ग्रीक अंपायर के खात्मे तक, ये जो एज है इसको हम हेलेनिस्टिक एज कहते हैं। हेलेनिस्टिक का मतलब यह है कि ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक कल्चर अलेक्जेंडर के पूरे अंपायर में फैल गई। इसी लैंग्वेज के असरात बरे सगीर में मौजूद हैं, साथ में आर्किटेक्चर में। यानी अगर हम गंधारा आर्ट को देखें, गंधारा आर्ट आजकल के पेशावर, मर्दान, सवाबी, चारसदा, स्वात, इस तरह टेक्सला, इसमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स और स्टेच्यूज मौजूद हैं और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है? ग्रीक आर्ट की। यानी ग्रीक आर्ट यहाँ पर फ्लरिश हुई और इसी तरह इसने गंधारा आर्ट को एस्टेब्लिश किया। 31 बीसीई में क्या होता है? ग्रीक अंपायर का खात्मा हो जाता है। यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो अंपायर कायम की थी उस पर कौन काबिज होता है? रोमन्स उस पर काबिज होते हैं और यहां से फिर रोमन सिविलाइजेशन की इब्तिदा होती है।